हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ राजस्थान की रजत बूंदें का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। भाग 2 शुरू करने के पहले हम पढ़ लें कि हमने यहाँ पर पिछले भाग में क्या पढ़ा था। हमने इसमें राजस्थान का जो रेगिस्तान वाला इलाका है, जो मरुभूमि है, वहाँ पर जो पानी की कमी को दूर करने के लिए छोटी छोटी कुइयाँ बनाई जाती है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी को हम आगे चालू रखते हैं कि उन कुइयों को बनाने के लिए कहते हैं कि कहाँ पर खोदा जाए कि पानी मिल सके और मीठा पानी मिल सके। इसी सिलसिले में आगे बताया गया है कि 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। अभी खड़िया पत्थर की पट्टी को क्यों देखा जाता है, क्यों ये ध्यान रखा जाता है कि जब भी नीचे खोदे तो नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी हो, उसी से हमें कोई वहीं जगह पर हमें कुइयाँ को खोदना चाहिए। ये हमें क्यों देखना चाहिए, देखिए हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुएं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है। अगर हम बड़े बड़े कुएं खोदते हैं तो पहले हम देखते हैं कि नीचे खड़िया पट्टी होना जरूरी है, लेकिन वैसे वास्तव में वहाँ पर अगर पानी देखें हम तो 150 से 200 हाथ पर तो पानी नीचे निकल आता है, लेकिन वो पानी जो निकलता है रेगिस्तान में नीचे वो खारा पानी होता है, इसलिए पीने के काम नहीं आता है। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनानी पड़ती है और पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं, जो काफ़ी समय से इसी कार्य को करते हैं, वो बड़ी महारत हासिल रखते हैं इस बात में कि ऊपर की मिट्टी को देख कर भी वो बता देते हैं कि नीचे खड़िया पत्थर की जो प्लेट है, पूरी जो पट्टी है वो कहाँ पर है, उसको देखा जा सकता है। क्योंकि ज़मीन को ऊपर से देख के कैसे बताना, ये काफ़ी अनुभव का काम होता है। जो कुछ लोग वहाँ पर जानकार हैं इसके, वो इसको कर देखते हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र का पता लगाया जाता है और वहीं पर कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने बड़ा अनुभव चाहिए होता है और बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। मतलब जैसे बरसात का पानी बरसेगा अगर, तो जो रेगिस्तानी इलाका है, जो रेत है, तो वहाँ पर पानी गिरते से ही नीचे जमीन में उतर जाता है। हमने पहले ही पाठ में पढ़ा है कि रेत पानी को कितनी जल्दी सोख लेती है, अंदर पानी को ले लेती है। लेकिन जिस जगह पर जल्दी से पानी नहीं सूखे तो समझ लाना कि वहाँ पर नीचे खड़िया पट्टी चल रही है। अब खड़िया पट्टी के चलने से क्या फ़ायदा होता है, ये पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोक लेती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में ये क्या करती है, मिट्टी जो होती है, जैसे बारिश का पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो धीरे धीरे रिसेगा, जल्दी से जाएगा नहीं, क्योंकि उसको नीचे पट्टी आड़े आ जाती है। और ये जो बारिश का मीठा पानी है, इसको पट्टी अपने ऊपर ही रोक लेती है, नीचे का जो खारा पानी है उसमें जाकर मिलने नहीं देती है। और जब बरसा पानी नीचे चला जाता है और उस पट्टी के ऊपर रुक जाता है, वहीं पर अटक जाता है, तो नमी की तरह फैल जाता है। मतलब कि थोड़ा सा जैसे मॉइस्चर आप समझते हैं, नमी की तरह बना लेता है नीचे, और तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी को भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है कि रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कारण कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ देते हैं, इसलिए वह कुछ स्थान खाली छूट जाता है। यह दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार यहाँ पर होते हैं। देखा आपने, काली मिट्टी हमारे यहाँ मिलती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, जहाँ भी मिलती है। तो जैसे वो बारिश से गीली हो गई है और जब धूप पड़ेगी तो उसमें दरारें आ जाती है ना। और लेखक यही बता रहा है कि जहाँ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जैसे सारे वहाँ कण चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, वो उतनी जल्दी फिर अलग अलग भी होते हैं, अपनी जगह भी छोड़ देते हैं। लेकिन रेत के कणों में इतना लगाव नहीं होता, रेत के कण आपस में चिपकते नहीं है। रेत गीले होने पर बंधता है क्या? नहीं बनता है। काली चिकनी मिट्टी जो होती है गीली होकर पूरी बंध जाती है, रेत नहीं बनता है। तो वहाँ पर जब धूप निकलती है तो पूरे कण चिपकने से वहाँ दरारें हो जाती हैं। लेकिन जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह तो नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मरुभूमि में दरारें नहीं पड़ती है। मरुस्थल की जो जगह है उसमें दरारें नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ की जो रेत है गीली होने के बाद जब सूखती भी है तो अपनी जगह को नहीं छोड़ती है, अपने अंदर उस पानी को बचा कर रखती है। इसलिए मरुभूमि की धरती पर दरारें नहीं पड़ती है। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है, मतलब अंदर सुरक्षित रहता है। और एक तरह थोड़े नीचे जल चल रही पट्टी इसकी रखवाली
करते ही है। मतलब इसके थोड़े नीचे जो खड़िया पट्टी चल रही है उस पानी को और सुरक्षित बनाकर रखती है, और दूसरी तरफ रेत जो है ऊपर से इस पानी को सुरक्षित बनाकर रखती है, जिससे कि हमारे पीने के काम आता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो इसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ से रेत समाई नमी को फिर से बूंदों में बदल देती है। मतलब यहाँ पर अगर कुएं बना देते हैं, थोड़ा खड्डा खोद के कुएं बना लेते हैं, तो जो कुएं का पेट है, जो मतलब कुएं है खड्डा है तो उसको पेट की तरह लिया गया, पेट की तरह कहा गया है कि उसका जो पेट है ना, उसकी खाली जगह को चारों तरफ की जो रेत के अंदर जो नमी समाई हुई है, जो उसने अपने अंदर मॉइस्चर को इकट्ठा करके रखा है, नमी को छुपा कर रखा है, वो सारी नमी को बूंद बूंद रिसाते हुए उस कुएं में धीरे धीरे पानी जमा होने लग जाता है, और खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी भी हमें वहाँ पर मिल जाता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज के खूब मंथन किया है, अपने अनुभव को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। मतलब कि खारे पानी के सागर में बहुत अमृत जैसा मीठा पानी लेना, ये बहुत ही बड़े ज्ञान की बात तो है, लेकिन ये ज्ञान आता है अनुभव से, ना कि पढ़ने लिखने से। देखिए आपको यहाँ बहुत ही सुंदर एक चित्र दिया हुआ है, जो छोटी सी कुइया यहाँ देखो बनी हुई है, कितनी छोटा सकड़ा इसका मुँह है ना, और बहुत ही सुंदर कुइया यहाँ पर बनी हुई है। इसको बहुत ही ज्ञान के साथ इन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है और मीठे पानी को प्राप्त किया है। पहला रूप है पालर पानी। पालर पानी किसे कहते हैं? जो सबसे शुद्ध पानी होता है, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। मतलब आपने बारिश हो रही है, बाहर बाल्टी रख दी है, आपने तेज पानी गिर रहा है तो वो सीधा आपकी बाल्टी में गिर रहा है, या अपन बारिश में ऐसे हाथ लेके खड़े हो जाते हैं ऐसे, तो पूरा पानी हमारे हाथ में इकट्ठा हो गया, मतलब वो पालर पानी होता है, जो धरती पर बहता नहीं है, धरती उसे छूती नहीं है, ये धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। वो लेकिन जब धरती पर उतरता है तो किससे मिलता है? धरती से मिलने का फिर वो नदी और तालाब में जाकर मिल जाता है। और यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसका पूरा विवरण आगे कहीं और आपको शायद मिलेगा। मतलब आदि मतलब नदी और तालाब, सिर्फ यही दो स्रोत थोड़ा ना है पानी के, इसके अलावा भी बहुत से स्रोत हैं पानी के। पानी का दूसरा रूप होता है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकलता है, जो कुआं खोदकर हम नीचे से जल प्राप्त करते हैं, उसे पाताल पानी कहते हैं। पालर पानी और पाताल पानी के बीच में पानी का तीसरा रूप होता है रेजानी पानी। रेजानी पानी धरती से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया रेजानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। तो रेजानी पानी वही है जो धरती से तो आकाश से तो धरती पे आ गया है, वो धरती के नीचे भी गया है, लेकिन ना तो वो धरती के ऊपर आपको मिल रहा है, ना ही वो नीचे पाताल के पानी में जाकर मिला है, जो बीच में ही रुका हुआ है उसी को रेजानी पानी कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बारिश को जिससे नापा जाता है, बारिश की मात्रा को, उसे इंच की बजाय रेजा शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए भी। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा से नहीं, धरातल में समाई हुई बारिश से नापा जाता है कि बारिश धरातल पर कितनी हुई, लेकिन बहकर अगर वो व्यर्थ हो गई तो वो कोई काम की नहीं है। बारिश का कितना पानी धरातल के अंदर संचित हुआ है, इकट्ठा हुआ है, वही हमारे लिए भविष्य की एक निधि के रूप में होता है, तो उसे रेजा शब्द से नापा जाता है। और मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहते हैं। 5 अंगुल समझते हैं आप? अंगुल ऐसी, तो ऐसे 5 अंगुल जितना अगर पानी नीचे तक की मिट्टी को गीला कर दे 5 अंगुल तक की, तो 5 अंगुल रेजो बारिश हुई है, ऐसा माना जाता है। रेजानी पानी खड़िया मिट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है, क्योंकि खड़िया मिट्टी की जो पट्टी है वो उसे पाताल के खारे पानी से मिलने नहीं देती है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी से मिल जाता है और अपना विशिष्ट रूप खो देता है, मतलब वो मीठे पानी की जगह पर फिर खारा पानी बन जाता है। यदि किसी जगह पर भूजल पाताल पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर वापस से खारा ही हो जाता है। तो इस प्रकार से जो खड़िया मिट्टी की जो पट्टी है वो हमारे पानी को बहुत ही सुरक्षित रखती है। इस विशिष्ट रेजानी पानी की समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच में एक विशिष्ट कला होती है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतरने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी से पूरी ऊंचाई को नापते हैं। उन्हें ऊंचाई भी नापनी होती कि उन्हें इतना तक उसे खोदना है, इतने अंदर तक उन्हें जाना है, और वो चेजारों लोग ही इस चीज़ में बहुत कुशल होते हैं। ये हर किसी के करने योग्य कार्य नहीं होता है, ये बड़ी प्रशिक्षण से, इस कुशलता से पहले सीखते हैं, उसके बाद ही वे इस कार्य को कर पाते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण
है ना। चेजो का मतलब होता है चिनाई करना। हमने शुरू में भी देखा था कि चिनाई मतलब जैसे ईंटों को हम लोग जोड़ जोड़ के वो सीमेंट और रेत का मिक्सर लगा लगा के जोड़ जोड़ के जो चिनते हैं, मतलब एक जैसा व्यवस्थित पक्की दीवार जैसा बनाते हैं, वो होता है चिनाई का कार्य। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है, क्योंकि चौड़ाई बहुत कम है और गहराई बहुत ज़्यादा है, वो कभी भी उसमें दब के मर सकता है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है। डोल से मलबा बाहर निकालते हैं, मतलब डोल मतलब बाल्टी, रस्सी से बांध कर जो बाल्टी नीचे डालते हैं उसे डोल कहते हैं। थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसमें डालकर वो बाहर निकाली जाती है और फिर आगे की खुदाई को रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई होती है, ताकि मिट्टी भसके नहीं। मतलब मान लो कि खड्डा है, चौड़ा कम है, गहरा ज़्यादा है। अब जैसे इतना बड़ा गहरा आपको पूरा कुएं को बनाना है, तो इसे इतना आज खोद दिया है, इतना खोद दिया है, और अगर फिर अगले इतना खोदेगा, फिर इतना खोदेगा, तो किसी भी दिन हो सकता है कि यहाँ की मिट्टी धंस के उसको अंदर ही दबा के मार दे। तो इससे बचने के लिए जितनी आज खुदाई हो गई है उसकी मिट्टी बाहर पहुँचा दे देंगे डोल से, और उतनी जगह को पूरी चारों तरफ से चिनाई कर देंगे उसकी। फिर वो अगले दिन नीचे खोदेंगे और फिर उसकी चिनाई कर देंगे। इस प्रकार से मिट्टी के धंसने की शंका समाप्त हो जाती है। अब 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी तो और बढ़ जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर के रेत नीचे की तरफ फेंकी जाती है और मरुभूमि की जो रेत है वो पूरी आपको ऐसा ही एहसास देती है कि जैसे कि ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ रही है और नीचे की गर्म हवा ऊपर जा रही है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ खीप नाम की घास पर ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 उंगल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। मतलब ये जो काम है कुएं को खोदने का, जो कुएं खोदने का काम होता है, उसके साथ ही जो और अन्य काम होते हैं, अब हमें वहाँ पर देखना है, उन चीज़ों को देखना है कि और अन्य क्या क्या काम लग जाते हैं। जैसे कि चेजारो तो भैया कुएं को खोदेगा, लेकिन और भी तो लोग हैं वहाँ, अन्य लोग हैं, उनके क्या काम हैं, वो क्या कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तो कुएं को खोदने के साथ साथ खीम नाम की जो घास होती है ना, उसका ढेर लगा देते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। और उस घास से जब चेजारो खुदाई का काम शुरू करता है, तो जो बाकी के दूसरे लोग हैं वो उस खीम की घास से कोई 3 उंगल मोटा है, मतलब 3 उंगल, ये 3 उंगल जितना मोटा, इतना मोटा रस्सा बटने लगते हैं, रस्सी बनाने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ की जो गहराई है इतनी खुद जाती है, क्योंकि वो रस्सी फिर किस काम आती है, जो इसके तल पर दीवार के साथ सटा कर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। मतलब आपने देखा रस्सी को ऐसे गोल गोल ऐसा गुच्छे ऐसा गोला बना देते हैं, फिर उसे जब हमें निकालनी होती है हम निकालते हैं, तो गहराई पहले दिन की जितनी भी होती है तो उसे दीवार के साथ सटा कर रस्से का पहला गोला बिछा देते हैं और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियों एक दूसरे के में फंस के बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और बैठ जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है, जिससे कि नीचे से जो व्यक्ति है वो भी ऊपर आ सके और जो हम डोल डालकर नीचे की मिट्टी को बाहर लाते हैं वो भी आसानी से लाई जा सके। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन की जमा की गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में वापस से सरका दी जाती है। मतलब रस्सी को बस थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाता है और ऊपर छुटी हुई दीवार में नया रस्सा फिर से बांध देते हैं। ऐसे जैसे जैसे कुएं की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे रस्सी की लंबाई बढ़ती है और रस्सी की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं पर चिनाई भी करते जाते हैं कि वहीं पर रस्सी को फंसा दिया जाता है कि इतनी लंबी रस्सी में बीच बीच में उसकी रोक बनी रहे, जिससे कि उसकी मजबूती बनी रहे। इस प्रकार से इस कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। आज हमने देखा कि किस प्रकार की कला का प्रयोग करके वो कुएं को खोदने का, बनाने का और उसके साथी लोग उसका कैसा सहयोग करते हैं, ये सब हमने देखा। अभी भी हमें इसके आगे इस कार्य को देखने, समझने और सीखने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है, जिसको कि हम इस पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।